कि पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। नियम कानून बनाने का काम, लॉ मेकिंग का काम दिया गया पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन। हमने 3 ऑर्गन्स पढ़े हुए हैं, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी, और लेजिस्लेट करने का काम दिया गया पार्लियामेंट को। और हमने अडॉप्ट की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज लॉ मेकिंग, और लॉ मेकिंग का काम कौन कर रहा है? पार्लियामेंट। इसलिए पार्लियामेंट ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन। पार्लियामेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी एंड द मोस्ट पावरफुल बॉडी इन आवर कंट्री। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बुलाते हैं। बड़ा सिंपल सा रीजन है, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो लंदन में वेस्टमिनिस्टर नाम की जगह पर लोकेटेड है, और इसलिए इसका नाम पड़ गया वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। बेसिक चीज़ है, पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक में बात की गई है पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट कंपोजिशन क्या है, ड्यूरेशन क्या है, पावर क्या है, प्रिविलेजेस क्या है, उन सब की बातचीत पार्ट 5 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक में की गई है। अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पार्ट 5 के बारे में अपन पहले से पढ़ रहे हैं। पार्ट 5 में 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव के बारे में बातचीत अपन ने कर ली है। प्रेसिडेंट अपन ने पढ़ लिया, वाइस प्रेसिडेंट अपन ने पढ़ लिया, प्राइम मिनिस्टर अपन ने पढ़ लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपन ने पढ़ लिया। एक चीज़ बची है इसमें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे चलते हुए। और इस पार्ट 5 का दूसरा चैप्टर है पार्लियामेंट, जिसके बारे में बातचीत आज से अपन शुरू कर रहे हैं। 3 और चैप्टर्स हैं, उनको आगे चलते हुए पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ें, पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बुलाते हैं। पार्लियामेंट की बात पार्ट 5 के आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक में की गई है। सबसे पहली चीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किन चीज़ों से मिलकर बनाए? पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं, 3 चीज़ों से मिलकर बनाए। पहला प्रेसिडेंट, दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तीसरा हाउस ऑफ पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल, इनके जो पॉपुलर नाम है और इनके जो हिंदी नेम है, 1954 में उनको अडॉप्ट किया गया। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को बुलाया गया राज्यसभा, जिसको अपन पॉपुलरली जानते हैं, और हाउस ऑफ पीपल को बुलाया गया लोकसभा। बट राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, इसके अलावा भी इनके कई नाम हैं। जैसे राज्यसभा को अपर हाउस भी बुलाया जाता है, अपर हाउस। राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स भी बुलाया जाता है, अपर हाउस या हाउस ऑफ एल्डर्स। या राज्यसभा को सेकंड चेंबर भी बुलाया जाता है, सेकंड चेंबर। ऐसे ही लोकसभा के 2-3 नाम हैं। जैसे लोकसभा को लोअर हाउस भी बुलाया जाता है, लोअर हाउस बुलाते हैं लोकसभा को अपन। पॉपुलर हाउस भी बुलाया जाता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजते हैं लोकसभा में, पॉपुलर हाउस इसलिए बुलाते हैं। इसको फर्स्ट चेंबर भी बुलाया जाता है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली है, राज्यसभा को वैसे तो अपन अपर हाउस बुलाते हैं, लेकिन जब चेंबर के नाम पे डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं सेकंड चेंबर है। लोकसभा को अपन लोअर हाउस बुलाते हैं, लेकिन चेंबर के हिसाब से अपन बोलते हैं कि फर्स्ट चेंबर है। तो कंफ्यूज नहीं होना। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है, लेकिन कन्वेंशनली चला रहा है, अपन बुला रहे हैं राज्यसभा को अपर हाउस, लोकसभा को लोअर हाउस। पार्लियामेंट का बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेसिडेंट। हालांकि अपने को पता है कि प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा के मेंबर होते ना राज्यसभा के मेंबर होते, और प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा और ना राज्यसभा की मीटिंग्स को अटेंड करते, ना ही मीटिंग्स को अटेंड करते और ना ही किसी हाउस के मेंबर होते, लेकिन बड़े इंटीग्रल पार्ट हैं पार्लियामेंट का। बिकॉज पार्लियामेंट का बेसिक काम है कानून बनाना, लॉ बनाना, और कोई भी बिल एक्ट तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उसको प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिल गई है, प्रेसिडेंट की सहमति नहीं मिल गई है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं मिल गए। कोई भी बिल राज्यसभा से लोकसभा से पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के सामने पेश किया जाता है, प्रेसिडेंट उसको एसेंट देंगे तभी वो कानून बन सकता है। और कानून बनाना पार्लियामेंट का बेसिक काम है, इसलिए प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। हालांकि प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा के मेंबर नहीं है, उनकी मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते, लेकिन पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में कई सारे फंक्शंस हैं इनके, अपन ने पढ़े हुए हैं। जैसे पार्लियामेंट का सेशन बुलाना है, समन करना है, कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। उस सेशन को खत्म करना है, प्रोरग्यू करना है, कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। लोकसभा को अल्टीमेटली फाइनली डिसॉल्व करना है, कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस इशू करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। दोनों हाउसेस को एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट। ये सारे फंक्शंस अपन ने पढ़े हुए हैं प्रेसिडेंट के। बेसिक बातचीत कि पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक में बात की गई है, पार्ट 5 में बात की गई है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं, प्रेसिडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसको अपन राज्यसभा बोलते हैं, और हाउस ऑफ द पीपल जिसको अपन लोकसभा बोलते हैं। अच्छा, जब भी अपन अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं
तो एक कंपैरिजन चलता है कि ब्रिटिश पैटर्न पे या अमेरिकन पैटर्न पे। हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है पार्लियामेंट का, ये बेस्ड है ब्रिटिश पैटर्न के ऊपर। देखो ब्रिटिश पैटर्न या ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है उसका सिनेरियो क्या है, उसमें एक होता है क्राउन, किंग या क्वीन जो भी होता है। हमारे यहाँ पे क्राउन की जगह पे क्या है, प्रेसिडेंट है। ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है, दोनों के पास में कोई पावर नहीं है। इनके यहाँ पे होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अपर हाउस, अपने यहाँ पे क्या है, राज्यसभा है। इनके यहाँ पे होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, लोअर हाउस, और अपने यहाँ पे क्या है, लोकसभा। इन तीनों से मिलके बनता है ब्रिटेन का पार्लियामेंट, और इन तीनों से मिलके बनता है हमारा पार्लियामेंट। अमेरिकन पैटर्न, और अमेरिका में पार्लियामेंट नहीं बोलते, कांग्रेस बोलते हैं। और कांग्रेस में दो हाउसेज होते हैं वहाँ, एक होता है सीनेट, अपर हाउस, जैसे अपने यहाँ पे राज्यसभा है वैसे वहाँ अपर हाउस को बुलाते हैं सीनेट। और दूसरा होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, लोअर हाउस, जैसे अपने यहाँ पे लोकसभा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि कांग्रेस का हिस्सा प्रेसिडेंट नहीं होते। प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर और कांग्रेस। हमारे यहाँ पे तीनों हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों मिलकर बनता है पार्लियामेंट। इनका जो कांग्रेस है उसमें दो हाउसेज होते हैं, प्रेसिडेंट उसका हिस्सा नहीं होते। बेसिकली पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। हम सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते हैं। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जितनी भी होती हैं दे वर्क ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर होगा। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमने कौन सा पैटर्न फॉलो किया, ब्रिटिश पैटर्न। और ये बात हुई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसके बाद बात आती है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250 मेंबर्स, 250 मेंबर्स राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। इन 250 सीट्स में से 238 सीट्स दे दी गई हैं स्टेट्स को और यूटीज़ को, और 12 होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स जिनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स और 238 सीट्स स्टेट्स और यूटीज़ को दे दी गई। इन 238 सीट्स में से एक्चुअल में 233 सीट्स अलोकेट की गई हैं, सिर्फ 233 सीट्स अलोकेट की गई हैं। 5 सीट्स अभी भी किसी को अलोकेट नहीं की गई हैं। मतलब अगर फ्यूचर में हमें 5 राज्यसभा की सीट्स अलोकेट करनी है तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए की जा सकती हैं, क्योंकि 5 सीट्स अपने पास खाली हैं। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा अलोकेट करनी है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। इन 233 सीट्स में से भी 225 अलोकेट की गई हैं स्टेट्स को, और 8 दी गई हैं यूनियन टेरिटरीज़ को, और 12 तो होते ही नॉमिनेटेड मेंबर्स। विच मीन्स कि एक्चुअल में आज की डेट में राज्यसभा की स्ट्रेंथ है 245 मेंबर्स। और ये जो सीट्स का अलोकेशन है राज्यसभा में, इससे डील करता है 4th शेड्यूल, और ये इंपॉर्टेंट है। 4th शेड्यूल डील्स विद द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ये 225 सीट्स दे दी गई स्टेट्स को, 8 दे दी गई यूटीज़ को। ये जो अलोकेशन ऑफ सीट्स है राज्यसभा में, इससे डील कौन करता है, 4th शेड्यूल। बेसिक बातचीत, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 मेंबर्स, 238 सीट्स दे दी गई स्टेट्स और यूटीज़ को, और 12 होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स जिनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन इन 238 में से एक्चुअल में अलोकेट कितनी की गई हैं, 233, 225 स्टेट्स को और 8 यूनियन टेरिटरीज़ को। और राज्यसभा में सीट्स का जो अलोकेशन है उससे डील कौन करता है, 4th शेड्यूल। अच्छा, स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज़ में राज्यसभा के मेंबर्स किस तरीके से चुन के आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। देखो सबसे पहली बात तो ये कि राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब हम लोग सिटीजन्स डायरेक्टली जाके वोट नहीं डालते हैं, हमारे बिहाफ पे ग्रुप ऑफ पीपल वोट डालते हैं। और वो ग्रुप ऑफ पीपल में कौन लोग आते हैं, राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स वोट डालते हैं राज्यसभा के इलेक्शन में। द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स वोट डालते हैं, और दूसरा सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड फॉलो किया जाता है। ये सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये क्या होता है अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन वाले सेशन में इस पर बहुत ढंग से बात की हुई है, एक बार उसको देखो समझ में आएगा। बेसिक बात। अच्छा, राज्यसभा में जो सीट्स का अलोकेशन है वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और इस वजह से बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे यूपी जैसे स्टेट में राज्यसभा की 31 सीट्स हैं, 31 मेंबर्स आते हैं यूपी से, और त्रिपुरा में सिर्फ 1 मेंबर है। हालांकि सारे स्टेट्स से कितने राज्यसभा के मेंबर्स आते हैं उसको याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसका तो याद रख लो। जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान में राज्यसभा की हैं 10 सीट्स। बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ये जो सीट्स हैं ये अलोकेट की जाती हैं। देखो 2-3 चीज़ें, एक तो राज्यसभा के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, वोट डालते हैं।
सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड फॉलो किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू किया जाता है, और जो सीट्स का अलोकेशन है वो बेस्ड है ऑन पॉपुलेशन। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में कोई स्टेट चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वहाँ का जो सीनेट है या वहाँ का जो राज्यसभा है उसमें हर स्टेट को 2 सीट्स मिली हुई हैं, पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, हर स्टेट की 2 सीट्स हैं। और यूएस में है 50 स्टेट्स, इसलिए वहाँ पे सीनेट में होते हैं 100 मेंबर्स, हर स्टेट से 2 मेंबर्स। फिर बात करेंगे अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज। यूटीज से जो राज्यसभा के मेंबर्स आते हैं, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस। यूटीज से राज्यसभा के मेंबर्स को चुनने के लिए एक स्पेसिफिकली इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। उस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स वोट डालते हैं राज्यसभा के चुनाव में। बेसिकली 3 ही ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन मिली हुई है। एक है दिल्ली, दिल्ली से 3 मेंबर्स आते हैं। एक है पुडुचेरी, पुडुचेरी से 1 मेंबर आता है। और एक है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से 4 मेंबर्स आते हैं। और ये बेसिकली 3 वो यूटीज़ हैं जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, और इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्टेड मेंबर्स वोट डालते हैं राज्यसभा के इलेक्शन में। एंड द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये अपने को पता ही है कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड फॉलो किया जाता है। ये बात हुई स्टेट्स और यूटीज़ के रिप्रेजेंटेशन की राज्यसभा में। अच्छा, राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। इनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। ऐसे लोग जो अपने फील्ड में पारंगत हैं, जिन्होंने कुछ बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, उनको नॉमिनेट किया जा सकता है राज्यसभा में। और ये प्रोविजन इसलिए डाला गया कि कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो पढ़ा लिखा हो, बहुत जानकारी हो उसको, लेकिन चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। अब उसके ज्ञान की अपने को ज़रूरत है देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो ऐसे इंसान को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। 12 मेंबर्स। 4 फील्ड्स हैं जिनसे नॉमिनेट किए जाते हैं: आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस। अच्छा, आज की डेट में 2 नाम आपने सुने होंगे, एक पीटी उषा नॉमिनेटेड है, और दूसरे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, वो भी नॉमिनेटेड है। पीटी उषा जो है वो स्पोर्ट्स कैटेगरी से आती हैं, और स्पोर्ट्स को कंसिडर कर लिया जाता है सोशल सर्विस में। पहली बार डिबेट हुई जब सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया, तो लोगों ने बोला कि यार ये तो स्पोर्ट्स हैं, और स्पोर्ट्स तो कोई कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी तो 4 हैं: आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस। तो फिर आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि स्पोर्ट्स जो है वो एक तरीके की सोशल सर्विस है। अमेरिकन सीनेट जो है वहाँ पे कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता। हमारे यहाँ पे 12 हैं, अमेरिका का जो सीनेट है, जो राज्यसभा है, वहाँ पे कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता है। और ये हुआ कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। इसके बाद बात आती है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 550 मेंबर्स। पहले 552 होती थी, 2 होते थे एंग्लो इंडियंस, अब उनको नॉमिनेट नहीं किया जाता, अपन पढ़ेंगे उनके बारे में। आज की डेट में लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 550 मेंबर्स। इन 550 सीट्स में से 530 सीट्स दी गई हैं स्टेट्स को, और 20 सीट्स दी गई हैं यूनियन टेरिटरीज को। आज की डेट में प्रेजेंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की 543। 524 मेंबर्स स्टेट से आते हैं और 19 मेंबर्स आते हैं यूटीज से। 543 आज की डेट की प्रेजेंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की। मैक्सिमम सीट्स कितनी है? 550। और स्टेट से, यूटीज से लोकसभा के मेंबर्स को कैसे चुना जाएगा? बड़ा सिंपल है, अपने को पता है। स्टेट्स में लोकसभा के मेंबर्स को चुनने के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। हम लोग सिटीजन्स डायरेक्टली जाते हैं, वोट डालते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। लोकसभा मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, अपने को पता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बेसिकली कोई भी ऐसा सिटीजन हमारे कंट्री का जो 18+ है और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और किसी भी लॉ के तहत वोट डालने के लिए डिस्क्वालीफाइड नहीं है, तो वो वोट डाल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये जो वोटिंग एज है ये पहले हुआ करती थी 21 ईयर्स, इसको घटाया गया और 18 ईयर्स किया गया बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 18 साल वोटिंग एज की गई 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू। स्टेट्स में रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। यूटीज में रिप्रेजेंटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़ा सिंपली ये कहा कि पार्लियामेंट बताएगा, पार्लियामेंट विल प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूटीज इन लोकसभा, कि यूनियन टेरिटरीज से लोकसभा के मेंबर्स को किस तरीके से चुना जाएगा, लाया जाएगा, वो मैनर, वो तरीका पार्लियामेंट बताएगा। और पार्लियामेंट ने अपनी इस पावर को यूज किया और बड़ा सिंपली पार्लियामेंट लेकर आया यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965। और इसके थ्रू पार्लियामेंट ने बड़ा सिंपली ये कहा कि यूनियन टेरिटरीज के लोग भी डायरेक्टली वोट डालेंगे और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे लोकसभा के लिए। स्टेट्स और यूटीज में बड़ा सिंपल डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नॉमिनेशन है। 2020 से पहले तक नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हुआ करते थे लोकसभा में,
दो एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते थे लोकसभा में अगर एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है लोकसभा में तो, लेकिन यूजुअली प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर ही देते थे। ऐसे लोगों को जो सरकार को सपोर्ट करें, सरकार का थोड़ा बल बढ़ता है तो यूजुअली नॉमिनेट कर ही देते थे। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि ये प्रोविजन 10 साल के लिए है, लेकिन जैसे ही 10 साल खत्म होते फिर इसको एक्सटेंड कर देते 10 साल के लिए, और ये 2020 तक चलता रहा। 2019 में लाया गया 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इस 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एंग्लो इंडियंस को जो नॉमिनेट किया जा रहा था इस प्रोविजन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और अब ये जो प्रोविजन है कि दो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था, इट हैज सीज्ड टू हैव इफेक्ट ऑन 25 जनवरी 2020। अब एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में नॉमिनेट नहीं किया जाता, विच मीन्स कि लोकसभा में अब कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता है। और ये हुई आज की अपनी बातचीत। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।